जी। अच्छा जी, अभी हम दो बातें डिस्कस करेंगे कि अगर किसी एसेट को बाय किया जाए बिजनेस के लिए, स्टॉक एंड ट्रेड के लिए नहीं, रीसेल के लिए नहीं, यूज करने के लिए, जिसको हम डिप्रिसिएबल एसेट कहते हैं, तो उसका क्या तरीकेकार होगा, उसके साथ क्या करें, और अगर उसको बेचेंगे तो फिर क्या होगा। ये दो चीजें हम इंशाल्लाह उसके साथ वो डिस्कस करेंगे। ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। ठीक है। अच्छा जी, हम जो एसेट्स को बाय करते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, उसका तरीकेकार लॉ ने जो वजह किया है वो ये है कि आप उसको क्या करेंगे, उसको डिप्रिसिएट करें। और डिप्रिसिएट करके क्या करें, या तो यहाँ पर जैसे परचेजेस है ना, ये परचेजेस भी हो सकती हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिर जाहिर बात परचेजिंग नहीं होगी, तो आपकी डिप्रिसिएशन इसमें भी शामिल हो सकती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर, एडमिन एक्सपेंसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में, यहाँ पर आपकी डिप्रिसिएशन शामिल हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या आपने जो डिप्रिसिएशन चार्ज की है वो एज पर इनकम टैक्स लॉ के चार्ज की है या नहीं चार्ज की। सही, हम क्या करने जा रहे हैं, हम अब टैक्स के मुताबिक जो हमारी डिप्रिसिएशन है उसको देखने जा रहे हैं कि टैक्स के मुताबिक डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज की जाएगी। अब हमारे पास इसके लिए जो सेक्शन हमारे पास है वो है 22, 23, 24, 25। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को डील करते हैं। सेक्शन 22 और 23 जो है ये डिप्रिसिएशन और इनिशियल लॉस को डील करते हैं, और 24 और 25 जो है ये उसकी अमोर्टाइजेशन को डील करते हैं। ठीक है, ये दो सेक्शंस हमारे पास ये मौजूद है। अच्छा, अब एग्जाम में नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपको कहे कि डिप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग में चार्ज की गई है इन प्लेसेस के ऊपर वो वही है जो टैक्स वाली है। इक्का दुक्का सेक्शन में वो कहता है जी, अज्यूम दैट द टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज इक्वल टू द दिस। मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ पढ़ा के, टेंस नहीं होना चाहता। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है ना, मेरा काम है उस किसी को इस लेवल के ऊपर आके, दिल तो बात बात करता है लेकिन इसमें क्या करें। जी, तो हम बात कर रहे हैं डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की। ये दूसरा क्लास भी बढ़ जाएगा इसमें। अच्छा जी। हम्म। डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो है इसके ऊपर हमें देखना है कि लॉ हमें क्या कहता है।
देखें, अगर आपकी डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो है वो एज पर रूल नहीं है इनकम टैक्स के, है वो ठीक, लेकिन अकाउंटिंग के मुताबिक वो ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जाके आप उसको ऐड बैक करेंगे, ऐड कर देंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। राइट। ऐड करने के बाद तमाम एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पर फिर इसको करेंगे, लेस कर देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, जिसमें डिप्रिसिएशन शामिल नहीं है। फिर आप इसमें से जब आप इस आंसर पे आ जाएंगे, तो फिर आप एंड पे यहाँ फिर से जाके क्या करेंगे, लेस टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और इसमें ऐड करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन, फिर वो सारी दोनों वैल्यूज को यहाँ से लेस करेंगे। ये हमारा तरीकेकार होता है। ठीक है, ये तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि पहले एडजस्टमेंट डालेंगे, पैटर्न वही होगा कि इस प्रॉफिट में से वो तमाम प्रॉफिट या इनकम जो हमारी किसी और हेड ऑफ इनकम के साथ है वो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नहीं, अभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसको करेंगे स्टेप वन। स्टेप टू, इसके अंदर तमाम एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट कर देंगे, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। फिर दूसरा क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को यहाँ से माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के अलावा। फिर एंड पे जाके आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन वो जो आ रही है लॉसेस की वजह से, और टैक्स डिप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस करेंगे। ये तरीकेकार हमारा होगा। अब देखते हैं कि ये डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो है इसके तरीकेकार क्या है, कैसे लॉ हमें अलाउ करता है। पहले तो उसने दो चीजें इसमें बताई हैं, एक उसने रेट के ऊपर बात की है, दूसरा उसने मेथड के ऊपर बात की है, और तीसरा उसने कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस हमें दिए हैं, उनको कैसे लेकर चलना है। रेट उसने कहा है जी, आप अगर बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करेंगे तो 10% पे करेंगे। राइट। और अगर आप आईटी इक्विपमेंट्स या इनको करेंगे तो 30% करेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम पंखे और इक्विपमेंट्स, मोटर व्हीकल वगैरह को 15% पे करेंगे। ठीक है। और अगर अगर ये एलिजिबल डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएबल एसेट्स हैं अंडर सेक्शन 23, राइट, एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट की लॉ ने लिस्ट नहीं प्रोवाइड की, बल्कि ये बता दिया ये नहीं है। उसने हमें ये नहीं कहा कि ये एसेट जो है वो एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट है, बल्कि उसने कहा कि ये एसेट नहीं है। उसने कुछ लिस्ट को निकाल दिया। उस निकले हुए में कौन सी है, आपकी व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। ठीक है। उसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्चर उसमें शामिल नहीं है। कोई एसेट प्लांट एंड मशीनरी है जो पुराना हो। राइट, ये सारी चीजें उसने निकाल दी। बाकी क्या बचा, बिल्डिंग, ठीक है, कंप्यूटर्स, ये बच गए। ठीक है। स्टेशनरी कहाँ से आ, हाँ स्टेशनरी, हाँ। अब ये हमारे आ गई, और मशीनरी आ गई जो नई इस्तेमाल आपने पहली दफा की है। बिल्डिंग का तो उसने हमें रेट ही नहीं दिया हुआ। बिल्डिंग एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट है, लेकिन चूंकि उसने रेट ही नहीं हमें दिया हुआ, लिहाजा इसके ऊपर हम इनिशियल अलाउंस चार्ज दें। बाकी बच जाते हैं कंप्यूटर और मशीनरी वगैरह। ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर को जो हमने देखा है कि वो मशीनरी के अंदर वो कंप्यूटर को भी ले रहा है। राइट। व्हीकल्स नॉट अप्लाइंग फॉर हायर को भी ले रहा है। राइट। और इसके बाद जो है वो ये जो आपके एयर कंडीशनर ऑफिस इक्विपमेंट ना हो, उसके अलावा बाकी जो मशीनरी है उसको ले रहा है वो। तो मशीनरी, इनको वो ले रहा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इसको यूज कर रहे हो। तो क्या होगा इनके ऊपर, हम पहले साल में 25% पहले इनिशियल अलाउंस लेंगे। अगर फर्ज करें कि मेरी उसकी वैल्यू 100 रुपया है, तो पहले मैं 25 ये माइनस करूंगा तो 75 आ गया। फिर इसके ऊपर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। अगर वो मशीनरी है तो 15%, अगर कंप्यूटर है तो 30%। तो मुझे ये दोनों वाले मेरे इस साल के एक्सपेंस कहलाएंगे। मैं कहूंगा ये मेरी इस साल की डिप्रिसिएशन ये है। समझ आ गई है।
उसके बाद दूसरा मेथड कौन सा होगा हमारा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी आप हर साल की रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे, ये उसने हमें बता दिया है। अच्छा जी, इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस उसने हमें बता दिए। उसने कहा कि अगर आप एसिड को पार्शली यूज कर रहे हो, ये पेपर में भी आ चुका है इंडिविजुअली भी और न्यूमेरिकल के अंदर भी, तो उसकी डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। उसने कहा कि आपका जो एसेट है उसकी आप डिप्रिसिएशन को हर साल उसकी जो परसेंटेज जितना बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेते जाएंगे। लेट्स सपोज कि वो 20%, आप 60% बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 60% आप उसका ले लें। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपका एक एसेट है 100 रुपए का, उसकी आपने 15 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज की है, तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई, 85। फिर अगले साल आप इसका 15% लेंगे, तो आप जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो कितनी करेंगे, इसका 60%, कितनी आ रही है, 9 रुपये। और डिसअलाउ कितनी हो रही है, ये अलाउड है और ये डिसअलाउ है, ये 6 हो गई। इसका 85 का लें 15%, 12 पॉइंट, इसका 60% आपको अलाउ होगा 7.65, और कितना डिसअलाउ होगा 5.1। तो आपको ये 2 सालों में डिप्रिसिएशन अलाउ होगी, ये हो गई आपकी 11.10 डिसअलाउ हो गई। ठीक है, तो पहले साल का ये एक्सपेंस हो गया, दूसरे साल का ये एक्सपेंस आपका हो गया। ठीक हो गया। अब एक तो बात उसने ये कर दी कि आप अगर पार्शली किसी एसेट को उसका कुछ हिस्सा कुछ वक्त के लिए या कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतने परसेंट आप बिजनेस में डिप्रिसिएशन लेंगे, लेकिन एसेट को डिप्रिसिएट आप नॉर्मली करते रहें। अच्छा, इस एसिड की जब आप फिर उसने एक और बात भी हमें की। उसने कहा कि अगर कोई वहीकल है नॉट अप्लाइंग फॉर, ये कौन सी गाड़ियां होती हैं नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, नॉर्मली ये गाड़ियां होती हैं जो डायरेक्टर वगैरह के इस्तेमाल में, कंपनी के इस्तेमाल में होती, ये वो वाली गाड़ियां हैं। इसमें से कौन सी गाड़ियां नहीं होती, वो जो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती हैं, ये वो गाड़ियां नहीं है, वो प्लाइंग फॉर हायर होती हैं, बार बारदारी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। डेवो की जैसे गाड़ियां हैं वो लोगों को रेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्लाइंग फॉर हायर होती है। बाकी जो अगर एग्जाम में सिर्फ लिखा हो कार, तो आप नॉट प्लाइंग फॉर हायर लेंगे, प्लाइंग फॉर हायर नहीं लें। उसकी लॉ ने कहा कि उसकी जो मैक्सिमम आपको कॉस्ट अलाउ होगी वो 75 लाख रुपया आपको अलाउ है। अगर वैल्यू इससे ज्यादा है तो आपको डिप्रिसिएशन इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। इसके ऊपर इनिशियल लॉन्च भी नहीं होता इसके ऊपर, क्योंकि ये अप्लाइंग फॉर हायर के ऊपर इनिशियल लॉस होता है, इसके ऊपर वो भी नहीं होगा, ये इसकी कॉस्ट हमें अलाउ होगी। ये स्पेशल उसने केसेस हमें बता दिए थे। अब आते हैं इसकी डिस्पोजल के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा हम वो भी बात कर रहे हैं, अगर आपने एसेट बाय नहीं किया, लीज करवाया हुआ है, अगर आपका लीज्ड है एसेट, तो उसको कैसे लेकर चलेंगे लॉ ने। अच्छा देखें, पहले देखते हैं अकाउंटिंग में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अकाउंटिंग में हम उसकी डिप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, उसका इंटरेस्ट या फाइनेंशियल कॉस्ट भी लेते हैं, और उसकी इंश्योरेंस को भी हम दे रहे होते हैं। ये एक्सपेंसेस हम लीज एसेट के अपने इन इन जगहों पर डाल डाल रहे होते हैं, या फैक्ट्री कॉस्ट में भी इसको डाल देते हैं। ये हमारा ट्रीटमेंट होता है। लॉ कहता है कि भाई तुम्हें ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। अगर एग्जामिनर बता दे कि इसकी डिप्रिसिएशन, इसका इंटरेस्ट या इंश्योरेंस ये है, तो वो सारी आप क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। लीज एसेट की जो चीज आपको अलाउ होती है वो होती है इसकी रेंटल। रेंटल, ये रेंटल यानी वो चीज जो आपने पूरे साल को बैंक में को पेमेंट की है, बैंक को जो आपने एक्चुअल पेमेंट की है वो आपको अलाउ होगी।
इस रेंटल के अंदर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होती है, इंटरेस्ट भी शामिल होता है और इंश्योरेंस भी शामिल होती है। तो एग्जामिनर इसकी वैल्यू आपको बता देगा इतनी पेमेंट की गई है। तो आप इसको माइनस करेंगे और इसको, जो आपकी डिप्रिसिएशन मिसाल के तौर पे डिप्रिसिएशन आपने चार्ज किया 10 रुपये, 3 रुपये आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, 2 रुपये इंश्योरेंस, तो आपने टोटल 15 रुपये अपने प्रॉफिट में चार्ज किए हुए हैं। जबकि आपने बैंक को पेमेंट जो है वो की है 150 की। तो आप 15 रुपये को ऐड बैक कर देंगे और 150 को माइनस करेंगे। ये इसका तरीकेकार होगा। अच्छा, स्टूडेंट कहता है सर ये लीज एसेट फाइनेंस बजाय रेंट ए कार वालों से ली हो, तो फिर क्या होगा? फिर भी उसका रेंट ही जो है वही आपको अलाउ होगा। तो टैक्स के मुताबिक अगर आपने गाड़ी फाइनेंस लीज पे यानी खरीदी है, उसको फाइनेंस लीज कहते हैं, या वक्ती तौर पे किराए पे ली है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है। अगर आपने कोई एडवांस दिया है तो वो आपका एक्सपेंस नहीं कहलाता। ठीक है, वो आपका एक्सपेंस नहीं कहलाता। हाँ, जब ये गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी जिस साल, उस साल आपको दो चीजें मिल जाएंगी। जितना आपने रेंट पे किया वो रेंटल आपका एक्सपेंस बन जाएगा, और उसका जो आपने एडवांस दिया हुआ था, प्लस अगर कोई आपने रेजिजुअल वैल्यू उसकी पेमेंट की है, यानी ट्रांसफर के टाइम पे कुछ पेमेंट की है, ये बन जाएगी आपकी कॉस्ट। अब इसको आप डिप्रिसिएट करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपको दो चीजें उस साल मिल जाती हैं जिस साल आपके नाम ये गाड़ी ट्रांसफर होती है, जब कोई एसेट ट्रांसफर होता है। जितनी रेंटल पे की है वो भी, और जितनी आपने उसके ऊपर जो एडवांस प्लस उसकी रेजिजुअल वैल्यू आपने पे की है, वो उसकी क्या बन जाएगी? बार्गेन ऑप्शन भी कहते हैं, वो बन जाएगी। ठीक है। तो ये तो होगी हमारी अभी एक्विजिशन के ऊपर बात हमने की है। अब हम करते हैं डिस्पोजल के ऊपर बात, कि अगर एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए तो उसका तरीकेकार क्या होगा। सबसे पहले तो आपने जो तरीकेकार मेरा बेटा देखना है, वो ये देखना है कि ये मेरा डिप्रिसिएबल एसेट है भी कि नहीं है। इस मेथड पे घुसने से पहले देखना है कि ये शादी हॉल हमारा ही है, कोई और तो नहीं है। आप आए में वलीमे के ऊपर, वहां जो है वो 40वां हो रहा है, वहां घुस जाएंगे तो क्या होगा? वहां रोना पिटना ही आपको मिलेगा। ठीक है। तो अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज इस बात पे हो जाता है कि ये कैपिटल एसेट को वो डिप्रिसिएबल एसेट लेके इस डोमेन में घुस जाता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो नॉर्मल हालात में गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वो गेन का फॉर्मूला जो है वो आम हालात के अंदर वो है आपकी सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। जिस साल आप एसेट को बाय करते हैं उस साल पूरी डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और जिस साल उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं उस साल डिप्रिसिएशन चार्ज। ये रूल है इसका, इसको मंथली बेसिस पे आप नहीं करते। लेकिन अगर ये एसेट आपने पार्शली यूज में था और आपने बेच दिया है, यूज्ड एसेट आपने बेच दिया है, उसका तरीकेकार होगा कि सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस वो जो डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं की गई थी, नॉट अलाउड, वो आप उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका गेन आएगा। कैलकुलेशंस डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर ने आपसे करवाई हुई है। ये जो ऊपर हमने कैलकुलेट की थी ना, ये वाली वैल्यू समझे, कि जो डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं की गई थी वो आपकी यहाँ पर कर दी जाएगी। दूसरे इसका जो तरीका है वो है आपकी व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर का। व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर प्लस उसकी जो कॉस्ट थी 7.5 मिलियन से ज्यादा थी। उसका गेन कैसे कैलकुलेट होगा कि आप उसकी जो सेल प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 मिलियन से, डिवाइड कर देंगे उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, और माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू जाहिर बात है कि 75 लाख पे ही हुई होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू ही आपको 75 लाख से ज्यादा मिल नहीं सकती। और अगर ये गाड़ी 60 लाख की है, 50 लाख की है, तो आपका फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा नॉर्मल। अगर इसकी गाड़ी की वैल्यू नॉट फ्लाइंग फ्लाइंग फॉर हायर है और इसकी वैल्यू 75 लाख से ज्यादा है, तो आपकी जो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी वो किस बेस पे आ रही होगी? 75 लाख रुपए के ऊपर। यानी इस बेस पे आपकी डिप्रिसिएट होती होती ये वैल्यू यहाँ पर आएगी।
और आप उसमें एडिशनली एक चीज ये फैक्टर ऐड करेंगे तो आपका गेन कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी हमारा लॉ हमें गाइड करता है कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है। हाँ जी। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है? एक मिनट ठहरिएगा। लिंक दोबारा मैं शेयर करूँ? कहाँ से होगा ये? जी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने डिस्पोज ऑफ की है, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि वो आपकी जो जो सेल हुई है वो जितने की खरीदी थी उससे महंगी है। अगर तो ये कंडीशन नहीं है तो आप यहाँ पर हैं, नॉर्मल में हैं। आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा कि मैंने खरीदी थी 10 रुपए की, बेच रहा हूं मैं आज 50 रुपए की, तो आप इस कंडीशन में हैं। इसमें लॉ ये कहता है कि आपका जो गेन होगा उसमें आप जो है वो जो सेल प्राइस है यहाँ पर भी लेंगे, और आगे टैक्स रिटर्न डाउन के फॉर्मूला के अंदर कॉस्ट की बजाय यहाँ भी सेल प्राइस ही लिखेंगे, और माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप लेंगे। तो जब इसको आप ओपन करेंगे, ये ओपन इससे कट जाएगा तो आपकी बाकी क्या बचेगी। यानी आज तक उस लैंड और बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हैं 3 साल मिसाल के तौर के ऊपर, आपने कैसेट खरीदा था 2020 में, तो 10 रुपए थी, 21 में आपकी जो थी उसके ऊपर 5 रुपए थी, मिसाल दे रहा हूँ, और 22 में आपकी उसके ऊपर 3 रुपए थी, 23 में आपने वो एसेट बेच दिया, अभी तक कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हुए हैं? 18 रुपए। तो आज वो आपने माइनस की थी ना 3 सालों में, इस साल जाके वो आपकी इनकम को बढ़ा देगी। ये तरीकेकार होगा। इसी तरह लॉ ने एक और चीज भी बताई, उसने कहा कि अगर कोई शख्स अपना डिप्रिसिबल एसेट को एक्सपोर्ट कर दे, बेशक अपने ही इस्तेमाल में करते हैं, तो उससे उसके ऊपर भी यही होगा कि उसका आप गेन जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी सेल प्राइस नहीं लेंगे, बल्कि सेल प्राइस की जगह हम कॉस्ट ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा कि टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, वो क्या होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो कॉस्ट से कॉस्ट कट जाएगी तो बाकी क्या बचेगा? इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, यानी इन दोनों के अंदर सेम रूल अप्लाई होगा, लेकिन तरीकेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो इसने अगली बात स्पेशलाइजेशन की है कि स्पेशल पर्पसेस के अंदर अगर आप किसी एसेट को ग्रुप में डिस्पोज ऑफ करेंगे, कोई भी एसेट हो, ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये कैपिटल एसेट भी हो सकते हैं, उसका तरीकेकार क्या होगा कि आप एसेट्स को लिखेंगे। एसेट आपका ए है, बी है, सी है, इनकी फेयर मार्केट वैल्यू लिखेंगे जब आपने डिस्पोज ऑफ किया। और लेट्स सपोज इसकी वैल्यू जो है वो 200 है, इसकी 100 है, और इसकी भी 100 है, तो टोटल कितनी हो गई? 400। आप इसकी देखें कि इसकी वेट कितना बनता है, जो परसेंटेज कितनी है। इसके ऊपर परसेंटेज हो गई 50%, इसका हो गया 25%, और इसका भी। ये कैसे पता चला? इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 50%, यानी टोटल फेयर मार्केट वैल्यू में इसकी परसेंटेज क्या है। वो जो आपको सेल प्राइस है या जो कंसिडरेशन है जो आपने ली है, उसको आप लिख लें। फर्ज करें कि आपको मिल गया उसमें एक 100 रुपया, 400 की चीज आपने 100 रुपये में बेच दी, मिसाल ले रहा हूँ ना, तो आपकी उसकी कंसिडरेशन आ जाएगी 50, 25 और 25। अगर तो ये कैपिटल एसेट है तो इसमें से आप कॉस्ट को माइनस कर देंगे, और अगर ये डिप्रिसिबल एसेट है तो क्या करेंगे? आप यहां से टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू को माइनस कर देंगे।
तो इससे प्रॉफिट भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है, और लॉस भी आ सकता है। तो ये मैंने ग्रुप में डिस्पोजल की आपको बात जो है वो इसमें बता दी है, ये वाली। इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दूँ आपको। ये सारा पहले भेजा सारा कि नहीं? हाँ जी, डिप्रिसिएबल का स्क्रीनशॉट भेजा इसका मैंने। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम्म। ये मेरा ख्याल आपके लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह ना। ठीक है जी, तो ये हमारा जो था वो हमारे एक्सपेंसेस भी हो गए। सेक्शन 21 हो गया, 22 हो गया, 23, 24, 25, 24। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं हमारे, फिजिबिलिटी वगैरह जो है, वो 20% आपको अलाउ होती है, सेक्शन जो हमारा ये है। और अगर आपके अमोर्टाइजेबल एक्सपेंसेस हों, इनटेंजिबल्स हों, तो इनटेंजिबल्स के ऊपर जो उसका रूल होता है, इनटेंजिबल्स का, वो सादा रूल है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसको अमोर्टाइज करते हैं इनटेंजिबल्स को। उसको डिवाइड करेंगे उसकी लाइफ के ऊपर। अगर लाइफ ना पता हो तो 25 साल ले लेंगे, अगर लाइफ 25 साल से ज्यादा तो ज्यादा ले लें। ठीक, हाँ जी, ज्यादा ले लें। इंटू 365 और नंबर ऑफ डेज यूज जो आपने इस साल इसको यूज किया है, तो उस पे कर लें। अगर पूरा साल इस्तेमाल किया तो यहाँ भी 365 आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो सिंपल उसकी लाइफ पे डिवाइड हो जाएगा। अगर लाइफ ना गिवन हो तो ये कर लें। अगर पूरा टाइम ना गिवन हो तो 365 पे मल्टीप्लाई करेंगे। और लाइफ से क्या मुराद है, अगर नहीं पता तो 25 साल आप वो ले लेंगे। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर आपके हर साल 20% जो है वो माइनस हो जाएंगे। अच्छा, वो जो रैंप है, अगर आपने किसी डिसेबल पर्सन के लिए अपनी बिल्डिंग में रैंप बनाया है, राइट, तो उसका जो आई कैप ने ट्रीटमेंट किया हुआ है, उसने कहा उस रैंप की मैक्सिमम कॉस्ट 2.5 लाख लें और उसको माइनस कर दें। क्या करें? 2.5 लाख रुपया लेके उसको क्या कर दें, रैंप को माइनस कर दें। मिसाल के तौर के ऊपर आपने 3 रैंप बनाए डिसेबल पर्सन के लिए, और एक की कॉस्ट आई है 3 लाख रुपया। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 9 लाख रुपया। 9 लाख ऐड कर दें आई कैप के सोल्यूशन के मुताबिक, और 2.5 लाख जो है, यानी 7.5 लाख रुपया आप इसको डिप्रिसिएशन करना बाद में माइनस है। ये आपका तरीकेकार हो गया, इसको आप लेस कर देंगे। और अगर आपकी कॉस्ट है ही 2 लाख, तो ठीक है, सारे का सारा माइनस कर दें। उसको बिल्डिंग से पहले माइनस भी करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो बैड डेट्स का जो रूल है, वो भी हम एक दफा क्लियर कर लें ताकि हमारा ये आज का बिजनेस का एरिया कंप्लीट हो जाए। बैड डेट्स के अंदर लॉ ने दो चीजें डिस्कस की हैं। एक तो है एक्चुअल बैड डेट्स, और एक है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। एक्चुअल बैड डेट्स के लिए सेक्शन 29 की मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअल बैड डेट्स के लिए उसने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि आपके वो बैड डेट्स क्या हो, आपने उसको अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर दिया हो, राइट, आपने उसके लिए एफर्ट पुट कर रहे हो,
एफर्ट्स ले रहे हो ताकि पैसे रिकवर हो जाएं, और ये अमाउंट आपकी टैक्सेबल थी। यानी अगर एग्जेम्प्ट आपने किसी को से, असल में देखें इसका ताल्लुक किसके साथ है, आपकी सेल के साथ है। आपने सेल की किस बेस पे, उधार के ऊपर, जिसके अभी तक पैसे आपको नहीं मिले। ठीक है। अगर ये सेल एग्जाम्प्ट थी, एग्रीकल्चरल सेल थी, राइट, या आप एग्जाम्पशन पीरियड में फॉल कर रहे थे, सी पैक वगैरह में है, तो फिर नहीं मिलेंगे। अगर आपने अपनी किताबों में इसको राइट ऑफ नहीं किया, वो भी नहीं मिलेंगे। अगर आप इसके खिलाफ केस नहीं किया हुआ, फिर भी नहीं मिलेंगे। एफर्ट्स आपने पुट करनी है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, फिर आपको ये एक्चुअल बैड डेट्स अलाउ हो जाएंगे। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग में हमने प्रोविजन चार्ज की होती है। अकाउंट आपने प्रोविजन चार्ज की होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो आपने ऐड बैक कर देने, वो आपको अलाउ नहीं है। जो एक्चुअल बैड डेट्स है वो अलाउ होंगे। अच्छा, इसको इसमें आपको एहतियात करनी है। इम्प्लॉइज आपके पैसे लेके मार गया, वो नहीं होंगे। लोन आपने किसी को दिया हुआ था, तो वो बैड डेट्स नहीं कहलाते, ये बात याद रखें। वो बैड डेट्स नहीं कहलाते। इसका ताल्लुक आपकी सेल के साथ है, जिसको आप, जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया हुआ है, अपनी इनकम में ऐड किया हुआ है। समझ आ गई है। अच्छा, उसने क्या किया कि एक दफा उसने आपसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनवाया हुआ है। उसने आपको ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस दे दिया और क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया। उसने कहा जी इसका ओपनिंग बैलेंस था 400 रुपया और क्लोजिंग बैलेंस था 1,000 रुपया। और उसने जो प्रोविजन चार्ज की है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन उसने चार्ज की है, फॉर एग्जाम्पल 1,400 रुपया। तो आपकी ये साइड कितनी हो गई। ये कोई मैसेज कर रहे हैं, देखें कोई स्टूडेंट को मसला तो नहीं यार ग्रुप में। तो यहाँ पर बैड डेट्स कितने हो गए आपके, वो हो गए आपके 800 रुपया। तो ये 1,800 हो गया आपका। ये एक्सपेंस माइनस होना चाहिए, ये एड बैक होना चाहिए, और ये माइनस होना चाहिए। बस ये आपको देखना है कि कहीं इसके अंदर कोई और लोन तो नहीं पड़ा हुआ कोई। जैसे उसने सवाल में कहा कि इसमें 200 रुपया लोन है। कितना है, एम्प्लॉयज को दिया था एडवांस, तो आप वो निकाल देंगे। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे कि आप ऐड कर देंगे प्रॉफिट के अंदर 1,400 और लेस कर देंगे 600। और अगर ये टोटल बैड डेट्स हैं, तो फिर आप सारे का सारा 800 माइनस कर देंगे। ये उसने कहा हुआ है। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स के अंदर आपको जो टिपिकल चीजें दी जाती हैं, उसके अंदर जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, एक तो ये है कि आपको टोटल रिसीवेबल्स बताए जाते हैं एग्जाम में। मसलन आपने कलीम से जो था वो 1,000 रुपया लेना था। आप इस वक्त हैं 2025 में। कलीम से आपको, आपने सेल की थी 2023 के अंदर 1,000 रुपये की। आपने बैड डेट्स क्लेम किए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से 2024 में कि भाई साल हो गया ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा। आपने 1,000 रुपये ही क्लेम किया, लेकिन कमिश्नर ने आपको अलाउ कर दिए इसके अंदर, लेट्स सपोज 700 रुपया। आप ये ऑलरेडी माइनस है, कर चुके हुए हैं, सही है। लेकिन एक्चुअली आपको क्या हुआ, 2025 में जाके आपने उसके खिलाफ केस वगैरह किया, तो इस बंदे से आपको जो रिसीव हुई, रिसीव्ड हो गए चले 500 रुपया। तो 2025 में क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप जो आपकी रिसीव हुई है, ये उसने अपनी अकाउंटिंग में इनकम की है, तो आप इसको ऐड करेंगे। ऐड कर देंगे अमाउंट रिकवर्ड। ठीक है, 500 रुपया ये आप अपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर दें। राइट। फिर देखेंगे कि आपका जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है, वो जो अलाउ हुआ था उसके मुकाबले में ज्यादा है या कम है, इसके साथ आप कंपेयर करेंगे जो आपको अलाउ हुआ था। अब आप देखें एक्चुअल कितना हुआ। आपने 1,000 रुपया किसी से लेना था,
500 रुपया मिल गया, तो एक्चुअल कितना हुआ है? 500। आप ऑलरेडी कितना माइनस कर चुके हैं? 700 रुपया, तो ज्यादा कर चुके हैं ना। ठीक है, असल आपका 500 होना चाहिए था। तो अब 200 आप अपनी इनकम में ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 200 ऐड कर लेंगे। अच्छा, हम इस सिचुएशन को ऐसे लेते हैं कि अगर रिकवर हो गया इससे 900 रुपया, 950 रुपये रिकवर हो गए मिसाल के तौर के ऊपर, तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा कि आप ऐड करेंगे 950 जो रिकवर हुए, और फिर इसके साथ एक्चुअल का कंपेयर करेंगे। एक्चुअल कितने हुए? आपने किसी से 1000 रुपया लेना था और 950 मिल गए, तो आपका एक्चुअल कितना हुआ? 50। आपको अलाउ कितना हो चुका हुआ है? 700 रुपया। तो कितने ज्यादा आपको मिल गए हुए? 650 आप ऐड कर देंगे अपनी इनकम के अंदर। ठीक है, समझ आ गई है? और अगर आपकी सिचुएशन ये हो कि लेट्स सपोज आपको मिला ही 100 रुपया है, आपको रिकवर कितना हुआ है? 100 रुपया रिकवर हुआ है, तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे जो रिकवर हुआ 100 रुपया, और एक्चुअल निकालेंगे कि आपके एक्चुअल कितने हुए। 1000 रुपया लेना था, मिल गया 100 रुपया, तो एक्चुअल कितने हो गए? 900। और आपको अलाउ कितने हुए हैं? 700। तो मजीद आप जो है वो 200 माइनस कर लें, एक्सपेंस बना लें। सही है। ये इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा आपको बैड डेट्स के खाते में कुछ चीज पेपर में नहीं आनी चाहिए। कैमरा जो है इसीलिए वो कर रहे थे बेटा, मेरा कैमरा ऑफ था। मैं आपको कह रहा था कि मैसेज देने, कोई मैसेज नहीं आया। तो ये था जी आज का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस का। मैंने आपके सामने, मेरा ख्याल है कि मेजर हमने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं। कि हमने सेक्शन 20 को डिस्कस कर लिया इसके साथ। अल्लाह खैर करे। तो आज हमने बिजनेस को डिस्कस कर लिया। बिजनेस को कैसे हम प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। बैड डेट्स को हमने डिस्कस किया, डिप्रिसिएशन को डिस्कस किया, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स को डिस्कस किया। होपफुली अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 सवा 2 घंटों के अंदर आपका ये एरिया अच्छी तरह, यही मैं कहता हूँ कि घर बैठ के इतनी चीज़ें एकदम से वो तैयार नहीं होती, उसकी जो है वो प्रेपरेशन नहीं हो रही होती। स्टूडेंट यही समझते हैं कि जी ठीक है हम इसको कर लेंगे, ऐसा मसला नहीं है। इसके अंदर आपको एफर्ट पुट करना पड़ती है और जुड़ के बैठना पड़ता है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम पास पेपर जो है लेटेस्ट उसको डिस्कस करेंगे थ्रू आउट, उसकी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। एक म्याऊं है, उस म्याऊं ने ये कहा हुआ है कि जी पता नहीं म्याऊं जो एक जात है या म्याऊं वो बिल्ली वाली म्याऊं है, कास्ट है ये? म्याऊं है। म्याऊं, म्याऊं हॉस्पिटल। अच्छा, तो वो कल इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर पास पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी है, और रोजे कैसे रखने हैं। ठीक है जी, कल आपसे मुलाकात होगी।